हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो कि स्टेज नंबर 4 था, यहाँ पे 11 प्लस का बच्चा हो चुका है, ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्याजे वर्सेस वाइगोत्स्की लैंग्वेज थॉट्स, यानी प्याजे बनाम वाइगोत्स्की के भाषा और विचार के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डू वी थिंक बिफोर वी स्पीक और डज स्पीकिंग हेल्प अस थिंकिंग, यानी क्या हम बोलने से पहले सोचते हैं या बोलना हमें सोचने में मदद करता है। जीन प्यारे साहब और यहाँ पे ले वाइगोत्स्की जो है, इनके बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे कि दोनों के थॉट्स क्या थे और दोनों के अपने अपने क्या विचार थे लैंग्वेज को लेकर। जीन प्यारे साहब ऐसा बोलते हैं कि जो यहाँ पे थॉट्स है वो पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। ठीक है, विचार पहले विकसित होते हैं और भाषा इसे व्यक्त करने के लिए बाद में आती है। यानी पहले विचार डेवलप हो जाता है, उसके बाद जो लैंग्वेज है वो उसके सपोर्ट में आती है, फिर हम अपने विचारों को आराम से व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, ईगो सेंट्रिक स्पीच क्या होती है, हम केंद्रित भाषण क्या होता है। प्याजे बिलीव अ चाइल्ड टॉकिंग टू देमसेल्फ इज मीनिंगलेस, यानी प्याजे का मानना था कि बच्चे का खुद से बात करना अर्थहीन है। ऐसा जैसे कई बच्चे अपने आप ही बात करते रहते हैं, तो प्याजे ऐसा मानते हैं कि बच्चे अगर खुद से बात कर रहे हैं तो वो अर्थहीन है। बट वहीं पे वाइगोत्स्की बिलीव दैट टॉकिंग टू वन सेल्फ हेल्प सेल्फ रेगुलेशन, यानी वाइगोत्स्की साहब का मानना था कि खुद से बात करने से आत्म नियमन में मदद मिलती है, यानी खुद को कंट्रोल करने में, खुद को डायरेक्शन देने में हेल्प मिलती है। और यहाँ पे जो फर्स्ट थॉट है, थॉट कम फर्स्ट, तो वाइगोत्स्की साहब बोलते हैं कि जो थॉट है वो पैरेलल चलता है, यानी लैंग्वेज एंड थॉट्स डेवलप टुगेदर एंड देन मर्ज। यानी क्या ऐसा बोलते हैं कि भाषा और विचार एक साथ विकसित होते हैं और फिर बाद में वो मिल जाते हैं। यानी क्या होता है, भाषा ऐसे, वाइगोत्स्की साहब बोलते हैं कि भाषा ऐसे चल रही है और लैंग्वेज ऐसे चल रही है, बट बाद में जैसे जैसे ये डेवलप हो जाती है तो यहाँ पे मर जाती है और फिर एक लाइन सिंगल हो जाती है। यानी ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, फिर आगे ऐसे मिलते हैं और फिर बाद में दोनों एक साथ ही डेवलप हो जाती हैं। ऐसा वाइगोत्स्की साहब का मानना था। जो जीन प्यारे साहब बोलते हैं कि पहले थॉट्स डेवलप होते हैं, उसके बाद लैंग्वेज आती है, यानी दोनों अलग अलग चलते हैं। वाइगोत्स्की साहब का मानना था कि दोनों पैरेलल चलते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे ही एज बढ़ती जाती है मर्ज होकर के एक साथ हो जाते हैं, यानी ऐसे चल रहे हैं और फिर बाद में एक में मर्ज हो गए हैं। ठीक है, ऐसा वाइगोत्स्की साहब का मानना था। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक निहितार्थ शिक्षण, इसमें क्या था, हाउ शुड अ मॉडर्न टीचर अप्लाई प्याजे थ्योरी इन द क्लासरूम, यानी एक आधुनिक शिक्षक को कक्षा में प्याजे के सिद्धांत को कैसे लागू करना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे करंटली डिस्कस करेंगे। टीचर यहाँ पे क्या होता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, बच्चे को हर तरीके की सुविधाएं देता है, हर तरीके से उसको समझाता है जैसा वो कर सकता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोवाइडिंग अ रिच इन्वायरमेंट, डू नॉट जस्ट स्पून फीडिंग फैक्ट्स, यानी क्या, एक समृद्ध वातावरण प्रदान करना, ना कि केवल रटाया जाए किसी चीज को। ठीक है, जैसे पहले के टीचर्स थे, क्या थे, आज से 10 साल पहले, तो वहां पे ऐसा था कि बच्चों को बस रटा दो। बट आजकल के टीचर कैसे हैं, वो फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, वो हर चीज बच्चे को हर स्टेप पे गाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बच्चे को कितने डाउट है, बस ये टीचर उसको कितने तरीके से यहाँ पे गाइड कर रही है। ठीक है, इसी को फैसिलिटेटर बोलते हैं। यानी इसमें सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टीचर क्या है, तो वहां पे ऑप्शन देगा, वो 3 ऑप्शन देगा, उसमें एक ऑप्शन ये भी देगा कि टीचर का रोल क्या है, तो फैसिलिटेटर करके होगा, तो आप इस पे टिक करा देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। अलाउ चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, यानी बच्चे को अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने देना। टीचर क्या है, बस हेल्प करेगा उसको, बैकग्राउंड में बैकएंड में वो हेल्प करता रहेगा और बच्चा अपना खुद का ज्ञान का निर्माण करता रहेगा। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा यहाँ पे सब कुछ करके सीखेगा। गिव स्टूडेंट हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड फिजिकल एक्टिविटी, छात्रों को व्यवहारिक अनुभव तथा शारीरिक गतिविधियां दें, यानी हैंड ऑन एक्सपीरियंस और फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उससे बहुत सी चीजें सीखता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे एक्टिव एक्सप्लोर, बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वो सक्रिय रूप से अन्वेषण करते हैं। यानी बच्चे देखो यहाँ पे देख रहे हैं, बच्चा खुद बैठा हुआ है और अपने आप से ही चीजों को सीख रहा है, यानी सीरियसन करना सीखेगा, कलर वाइज चीजों को अलग ग्रुपिंग करना सीखेगा। ऐसी चीज जब वो खुद से लर्निंग बाय डूइंग करता है तो उस तरीके से वो मैक्सिमम सीख पाता है। एज अप्रोप्रिएट करिकुलम क्या होती है, आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, यानी टीच सिंपल कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट फर्स्ट देन कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट वंस, यानी पहले सरल मूर्त अवधारणाएं पढ़ाएं और फिर जटिल अमूर्त अवधारणाएं। यानी क्या बोलता है कि पहले उसको सिंपल सिंपल चीजें सिखा दो, यानी ABCD सिखा दो उसको, फिर बाद में उसको 3-4 लेटर को मिला करके एक क्लास लिखना है, तो CLA, ऐसा नहीं कि उसको पहले ही क्लास बता दो, उसको पहले C लिखना सिखाओ, फिर L लिखना सिखाओ, फिर A लिखना सिखाओ, फिर SS। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लास बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे को उसके माइंड के अकॉर्डिंग मैच द लेसन टू द चिल्ड्रंस कॉग्निटिव स्टेज, यानी बच्चे को पाठ को बच्चे के संज्ञानात्मक चरण
से मिला करके ही इसको सिखाएं। यानी जिस स्टेज में बच्चा, जिस लेवल का उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका, उसी लेवल का अगर आप सिलेबस देंगे तो बच्चा मैक्सिमम सीख पाएगा। नो रोट लर्निंग, यानी रटने पर रोक, यानी हम उसको रटाफिकेशन नहीं सिखाएंगे, उसको हम कॉन्सेप्चुअल चीजें, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइज, यानी याद करने पर नहीं, वैचारिक समझ पर ध्यान दें। ठीक है, इस प्रकार से अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस रेदर देन जस्ट द एग्जाम रिजल्ट, यानी केवल परीक्षा परिणाम के बजाय सीखने की प्रक्रिया पर समझ बनाए। यानी रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना, हमें उसके कॉन्सेप्चुअल चीजों को सिखाना है, ताकि वो सीख जाए कि एक बार प्रॉब्लम को अगर बच्चा सीख जाएगा इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है तो लाइफ लॉन्ग कर लेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपने रट्टाफिकेशन करा दिया उसे, तो बच्चा हो सकता है कि उस बार तो कर ले जब आपने दिया प्रॉब्लम दी जस्ट उस टाइम पर, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भूल जाएगा कि उसको कैसे करते हैं। यानी चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे थ्योरी, यानी पियाजे के सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या थी। इवन ग्रेट थ्योरीज हैव देयर लिमिटेशन एंड ब्लाइंड स्पॉट्स, यानी महान सिद्धांतों के भी अपनी सीमाएं व अंधे बिंदु होती हैं, यानी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था, डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट, असतत विकास। ही रॉन्गली क्लेम डेवलपमेंट हैपन इन रिजिड सडन जंप, यानी उन्होंने गलत दावा किया था कि विकास कठोर एवं अचानक छलांगों में होता है। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला था कि एक बार में डेवलपमेंट हुआ है, नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है वो पहले अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर थोड़ा होगा, फिर बच्चा भूल जाएगा। मान लीजिए आप उसको कुछ सिखा रहे हैं, वो पहले कुछ सीखेगा, ठीक है, बच्चा कुछ पहले सीखेगा, फिर वो भूल जाएगा, फिर उसको आपको सिखाएंगे, फिर वो सीखेगा, और फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसको ग्राफ चलता रहता है और वो लर्निंग ग्रोथ चलती रहती है। जो पॉइंट यहाँ से शुरू किया था वो यहाँ पे आ चुका है। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट प्रूव लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आधुनिक मनोविज्ञान साबित करता है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कि एक बार में ही बच्चा सब कुछ सीख जाएगा, धीरे 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 सीखता है। ठीक है, इग्नोर्ड कल्चर, यानी जीन पैरी साहब ने कल्चर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ही उसको इग्नोर कर दिया था, संस्कृति को अनदेखा कर दिया था। ही अंडरस्टिमेट द रोल ऑफ द सोसाइटी एंड द कल्चर इन लर्निंग्स, ठीक है, उन्होंने सीखने में समाज व संस्कृति की भूमिका को बिल्कुल कम आंका था। यानी जैसे मान लीजिए एक यूएस का जो बच्चा होगा वो बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट का होगा, एक इंडिया का बच्चा होगा वो बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट का बच्चा होगा, एक नेपाल का बच्चा होगा बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट का होगा। कल्चरल इम्पैक्ट जो बच्चे पर पड़ता है उसको यहाँ पे जीन पैरी साहब ने इग्नोर मार दिया था। वाइगोत्स्की प्रूव सोशल इंटरेक्शन इज अ वाइटल फॉर द इंटेलिजेंस, यानी वाइगोत्स्की ने साबित किया कि बुद्धि के लिए सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है। यानी ठीक है, वाइगोत्स्की साहब ऐसा बोलते हैं कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट चाहते हैं आप, तो उसका इंटेलिजेंस जो चाहते हैं कि वो डेवलप हो, तो उसको सोशली आप इंटरेक्शन करवाइए, तभी वो बिल्कुल अपनी सोसाइटी के थ्रू सीखेगा, अपने बच्चों के साथ, पीयर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, माता पिता, फ्रेंड, बच्चे, भाई बहन, सबसे। अंडरस्टिमेट एबिलिटी, यानी क्षमताओं को कम आंका था। जीन पैरी साहब ने बच्चों की क्षमताओं को कम आंका था। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला था ना कि आज बिलीव अ चाइल्ड टॉकिंग टू देमसेल्फ इज मीनिंगलेस, यानी क्या होता है, प्याजे का मानना था कि बच्चे खुद से बात करके कुछ भी नहीं कर सकते, वो अर्थहीन, उसका कोई मतलब नहीं। जबकि जीन पैरी वाइगोत्स्की साहब ने बोला था कि वो खुद से, यानी प्राइवेट स्पीच के थ्रू वो खुद को रेगुलेट करते हैं, खुद को डायरेक्शन दिखाते हैं। इसी चीज को यहाँ पे आप देखेंगे। अंडरस्टिमेट एबिलिटी, यानी क्षमताओं को कम आंका था। मेनी चिल्ड्रन शो एडवांस लॉजिक अर्लियर देन हिज एज स्टेज प्रेडिक्ट, यानी कई बच्चे उन चरणों की भविष्यवाणियों से पहले ही उन्नत तर्क दिखाते हैं। यानी कुछ बच्चे ऐसा नहीं होते जो बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, वो अपनी एज के बच्चों से हाईली क्रिएटिव होंगे, हाईली, वो अपनी एज के जो बैरियर होता है, उस एज में जो बैरियर होता है उसको पहले ही क्रॉस कर चुके होते हैं। इसी चीज को क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजे थ्योरी बोला जाता है। यानी जीन पियाजे साहब ने बच्चों की एबिलिटी को बहुत ही कम आंका था। त्रुटिपूर्ण शोध नमूना, ही बेस्ड हिज मैसिव थ्योरी मोस्टली ऑन हिज ओन 3 चिल्ड्रन, यानी उन्होंने अपने विशाल सिद्धांत के को मुख्य रूप से अपने 3 बच्चों पर आधारित किया था। यानी उनके जो रिसर्च थी वो उनके सिर्फ 3 जो बच्चे थे उन्हीं पे डिपेंड थी, उन्हीं को देख करके उन्होंने रिसर्च किया था जीन पियाजे साहब ने, जो उनके बच्चे थे। ठीक है, द सैंपल साइज वाज टू स्मॉल टू रिप्रेजेंट ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को प्रतिनिधित्व करने के लिए नमूने का आकार बहुत छोटा था। यानी जो उनका सैंपल साइज था वो बहुत छोटा था, ये जीन पियाजे साहब की। क्योंकि अब 3 बच्चों में कैसे तुम रिसर्च होती है, जहाँ पे 1500 लोग, 2000 लोग होते हैं, वैसे रिसर्च होती है, उसको थोड़ा बोलते हैं कि सैंपल साइज अच्छा है। ठीक है, वहाँ पे अच्छे बच्चे भी होंगे, बहुत हाई आईक्यू वाले बच्चे भी होंगे, लो आईक्यू वाले भी बच्चे होंगे, पर यहाँ पे इनके जो तीनों बच्चे थे, खुद इतने साइंटिस्ट आदमी हैं, और यहाँ पे सिर्फ इनका सैंपल साइज इनके 3 ही बच्चों का था, और इनके वो खुद के बच्चे थे।
ठीक है, तो चलिए शॉर्ट रैपिड रिवीजन टेबल है यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे जो हमने अब तक पूरा पढ़ा है उसको एक ही यहाँ पे जो स्लाइड है उसमें हम खत्म करेंगे। यानी फर्स्ट स्टेज क्या थी, 0 से 2 ईयर्स थी। यहाँ पे क्या सेंसरी मोटर स्टेज होता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे आता है, इसी एज में नहीं रहता है, बट इसी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा गेन करता है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चा सीखता कैसे, रिफ्लेक्सेस और सेंसेस से, यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं वो इंद्रियों से सीखता है। और सेकेंड स्टेज क्या थी, 2 से 7 वर्ष की एज में थे, यहाँ पे प्री ऑपरेशन स्टेज है, इसका नाम सिंबॉलिक एंड थॉट से यहाँ पे बच्चा सीखता है। और यहाँ पे जो इस स्टेज की जो एरर था वहाँ पे बच्चा एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, स्टेज नंबर थर्ड क्या थे, 7 से 11 ईयर का बच्चा यहाँ पे हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक। यहाँ पे जो की पॉइंट है लॉजिक, यहीं से बच्चा सोचना शुरू कर देता है, यहाँ पे लॉजिक आने लगता है बच्चा के अंदर। और यहाँ पे जो स्किल्स होती है वो कन्वर्सेशन की स्किल यहाँ पे अच्छे से डेवलप होती है। यानी ये बच्चे के अंदर क्या लॉजिक आता है कि बर्फ से हम पानी बना सकते हैं और पानी से हम बर्फ बना सकते हैं, ये लॉजिकल यहाँ पे डेवलप हो जाती है। स्टेज नंबर 4 क्या होती है, 11+ यहाँ पे बच्चा होता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होता है। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी मूर्त चिंतन यहाँ पे आता है बच्चे के अंदर, और यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह बच्चा करना शुरू कर देता है। तो चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू द परफॉर्म, यानी जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लिमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, यानी प्री ऑपरेशन स्टेज क्या था जिसमें बच्चा 2 से, यहाँ पे आप देखेंगे प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा 2 से 7 साल का है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, नकल और प्रतिवर्तिता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म, यही वो ऑप्शन है क्योंकि जब बच्चा 2 से 7 साल की एज में होता है तो वहाँ पे इगोसेंट्रिक और एनिमिज्म उसके अंदर आता है। तो यहाँ पे प्री ऑपरेशन स्टेज जो कि है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन क्या, क्लासिफिकेशन एंड सीरियसन, ये बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ से बच्चा 7 से 11 ईयर का होता है, यहाँ पे कंजर्वेशन स्किल आती है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और जो ऑप्शन नंबर 4 है कंजर्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा फोर्थ नंबर। तो आंसर जो इसका होगा सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है, यहाँ पे आप देखेंगे जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेट्स दैट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, फर्स्ट ऑप्शन क्या, बिहेवियर शुड बी कंडीशनड यूजिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो ये तो नहीं होगा। फिर जो इसका सेकेंड ऑप्शन है, कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट इन अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल यानी क्या होता है, अवधारणा जो जटिल से सरल क्रम में सिखाया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है, करिकुलम शुड बी डिजाइन कीप चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज माइंड, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है, फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी आउटकम ऑफ एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ये भी ऑप्शन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और एफर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बताएं कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, वहाँ पे आप कमेंट करें ताकि मैं यहाँ पे वीडियो बना पाऊँ। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एफर्ट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।